सुबह की पहली किरण अभी ठीक से घर के आंगन में उतरी भी नहीं थी कि घर के ठंडे फर्श पर घुटनों के बल बैठी पसीने से भीगी राधिका अपनी दुख भरी किस्मत पर एक और आंसू बहा रही थी। उसके हाथ सर्फ और पानी से लाल हो चुके थे और पीठ दर्द से अकड़ रही थी। मर गई, अभी तक इसी फर्श को घिस रही है। देख तो जरा, सूरज तेरे आलस पर हंसने के लिए सिर पर चढ़ाया है और तू है कि एक कोने में ही अटकी पड़ी है। क्या तेरी माँ तुझे पैदा करके इसीलिए छोड़ गई थी कि तू दूसरों की जिंदगी में आकर उसे नरक बना दे? नहीं मां जी, बस ये हो ही गया। मैं अभी बाकी के काम करती हूँ, आप चिंता ना करें। चिंता ना करूं? अरे तुझ जैसी कामचोर और मनहूस को अपने सिर पर बिठाकर कोई चैन से कैसे रह सकता है? सुन ले, आज तेरे बाप के आने का दिन है। अगर तेरे चेहरे पर ये उदासी या मेरे जुल्म का एक भी निशान दिखा और अगर भूल से भी तेरी जबान खुली तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे नाटक करना जैसे तू इस घर की राजकुमारी है और मैं तेरी दासी, समझी? जी मां जी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। और मेरी बेटी के जागने से पहले रसोई में सब तैयार हो जाना चाहिए। पता है ना तुझे, मेरी बेटी को उठते ही भूख सताने लगती है। जा, अब अपना मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से दफा हो। राधिका अपनी आत्मा पर लगे घावों को समेटती हुई रसोई की ओर बढ़ जाती है। उसके पिता विक्रम सिंह एक व्यापारी थे जिनका काम उन्हें महीनों तक घर से दूर रखता था। पिता का घर आना राधिका के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि यही वो कुछ दिन होते थे जब उसे अपनी सौतेली माँ के जुल्मों से थोड़ी राहत मिलती थी। दोपहर होते होते दरवाजे पर वो आवाज गूंजी जिसका राधिका सुबह से इंतजार कर रही थी। राधिका, मेरी लाडो, कहाँ है तू? देख, तेरा पिता तेरे लिए क्या लाया है। अरे आप आ गए, आइए अंदर आइए। सुमित्रा, तुम सब ठीक तो हो? पर मेरी राधिका कहाँ है? मेरा मन उसी से मिलने को व्याकुल है। और कहाँ होगी? अपनी आरामगाह में सो रही होगी। उसे घर के कामकाज से क्या लेना देना? सारा बोझ तो बेचारी मेरी माँ पर ही है। आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं पिताजी? अरे पगली, अभी बच्ची है वो। जब बड़ी होगी तो सब सीख जाएगी। और तू चिंता क्यों करती है? तेरी माँ है ना उसका ध्यान रखने के लिए। अरे आप कैसी बातें करते हैं? राधिका तो इस घर की जान है, बेटी है वो मेरी। सौतेली हुई तो क्या हुआ? दिल का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है। जब उसकी माँ का साया सिर से उठ गया था, तब मैंने ही तो आपसे कहा था कि आप चिंता छोड़कर व्यापार पर ध्यान दे। मैं हूं ना अपनी बच्ची का ख्याल रखने के लिए। तभी डरी सहमी सी राधिका वहां आती है। उसके चेहरे पर थकान और डर के भाव थे, लेकिन पिता को देखते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। पिताजी, आप आ गए। मैंने आपको बहुत याद किया। मेरी गुड़िया, मैंने भी तुझे बहुत याद किया। और देख, इस बार मैं तेरी पसंद का सोने का हार लाया हूँ। सोने का हार? पिताजी, ये तो बहुत कीमती होगा। इसकी क्या जरूरत थी? अरे मेरी बेटी तो मेरे घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी बिना श्रृंगार के कैसी? इसे पहनकर तू और भी सुंदर लगेगी। बस इसे संभाल कर रखना, खो न जाए। जी पिताजी, मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। ये क्या पिताजी, आप हमेशा सिर्फ दीदी के लिए ही सब कुछ लाते हैं? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? मेरे लिए कुछ नहीं? अरे मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं है। इस बार व्यापार में थोड़ी मंदी थी तो तेरे लिए बस ये चांदी की पायल ही ला सका, पर वादा करता हूँ अगली बार तेरे लिए भी सोने के गहने लाऊंगा। अरे कोई बात नहीं मालिनी, पिता का प्यार गहनों से नहीं तोला जाता। और तेरी बड़ी बहन का दिल तो बहुत बड़ा है। क्यों री राधिका, अगर मालिनी का मन करेगा तो तू उसे अपना हार पहनने देगी ना? सुमित्रा की आवाज में एक छुपी हुई धमकी थी जिसे राधिका अच्छी तरह समझती थी। हाँ माँ, मालिनी जब चाहे इसे पहन सकती है। ये उसका भी तो है। पिता के घर में रहने तक सुमित्रा एक ममतामयी माँ का किरदार इतनी बखूबी निभाती रही कि विक्रम सिंह को कभी शक ही नहीं हुआ। वो राधिका का ऐसा ध्यान रखती जैसे वो कोई फूल हो। लेकिन जैसे ही अगले दिन विक्रम सिंह व्यापार के लिए घर से निकले, सुमित्रा का वो प्यार भरा मुखौटा उतर गया और उसका असली भयावह चेहरा सामने आ गया। आहा, देखो तो, नौकरानी की भी हैसियत नहीं और महारानी हार पहनेगी। देख लड़की, तेरे पिता ने भले ही तेरे लिए वो सोने का हार लाया हो, पर तू उस हार को छुएगी तक नहीं। वो हार सिर्फ मेरी बेटी मालिनी पहनेगी, तू नहीं, समझी? पर माँ,
पिताजी ने वो हार मुझे कितने प्रेम से दिया है और कहा है इसे संभाल कर रखना। हाँ, तो तू भी मालिनी को वो हार प्रेम से दे दे, वो भी संभाल कर ही रखेगी, ठीक है? अब चुपचाप जाकर काम कर। ज्यादा जुबान चलाएगी तो जुबान काट के रख दूंगी तेरी, समझी? उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी एक औरत उनके घर आती है। सुमित्रा, अरे ओ सुमित्रा, कहाँ पर है? जरा बाहर तो आना, एक खुशखबरी देनी है तुझे। हाँ हाँ, आ रही हूँ। अरे क्या हो गया बहन, इतनी सुबह सुबह कौन सी खुशखबरी लेकर आई हो? कहीं तुम्हारी सास का देहांत तो नहीं हो गया? अरे कहाँ, अभी तो उसकी उम्र बहुत लंबी है, अभी कहाँ उससे पीछा छूटेगा। तो फिर तू इतनी सुबह सुबह कौन सी खुशखबरी लेकर आई है? अरे तूने सेठ धर्मपाल का नाम तो सुना ही होगा। अब वही ना जो इस अवंतीपुर राज्य के बहुत बड़े स्वर्ण के व्यापारी हैं। अरे उन्हें कौन नहीं जानता। अरे हाँ, और वो अपने पुत्र के विवाह के लिए एक कन्या खोज रहे हैं और उन्हें पता चला है कि विक्रम सिंह जी की यहाँ कितनी इज्जत है और वो विक्रम सिंह जी की पुत्री यानी कि आपकी पुत्री से विवाह करवाना चाहते हैं। क्या बात कर रही हो बहन, क्या ये सच है? और नहीं तो क्या, वो मेरी जान पहचान के हैं, तो उन्होंने पूछने को कहा है कि रिश्ते की बात करने के लिए वो कब आए। अरे वाह, मालिनी के तो भाग्य ही खुल जाएंगे। अब तुम उन्हें कल के कल ही बुलवा लो, मैं सारी तैयारी करके रखूंगी। मालिनी? अगे पहले तो राधिका की शादी करवा लो, वो बड़ी है ना, उसके होते हुए मालिनी की शादी क्यों कराना चाहती है? अरे बहन, तुम गलत समझ रही हो, राधिका के लिए तो उसके पिता ने पहले से ही एक वर ढूंढ के रखा है। अच्छा ऐसा है क्या? चलो कोई बात नहीं, तो तू मालिनी से ही बात पक्की कर लेना, मैं उन्हें यहाँ कल के कल ही ले आऊंगी। अरे मालिनी, कहाँ है तू? जल्दी आ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे क्या बात है माँ, क्यों इतनी सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही हो? कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। अरे बात ही ऐसी है, ये समझ कि तेरी किस्मत बदलने वाली है। अब तू महारानियों की जिंदगी जिएगी। आप क्या बोल रही हो माँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तेरा विवाह होने वाला है, वो भी यहाँ के सबसे बड़े स्वर्ण के व्यापारी के बेटे से। कल ही वो रिश्ते की बात करने यहाँ आने वाले हैं। ये अब क्या बोल रही हो माँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? अरे नहीं, ये सच है। अब तू ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी, एकदम महारानियों जैसी। तू ध्यान से सुन ले, कल लड़के वाले आ रहे हैं, तो कोई भी गलती मत करना, और जो भी कहूँ बिना कुछ सवाल जवाब किए उसमें हाँ में हाँ मिलाना, समझी? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी माँ, मैं समझ गई, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे आइए आइए, आपका ही इंतजार था। अरे वो सब तो ठीक है, पर कन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कन्या अभी तैयार हो रही है और थोड़ी देर में आ जाएगी, तब तक आप लोग नाश्ता कर लें। राधिका, अरे ओ राधिका, मेहमान आए हैं, जरा नाश्ता तो लेकर आना। ये कौन है? क्या ये भी आपकी ही बेटी है? अरे नहीं नहीं, ये तो नौकरानी है, यहाँ काम करती है। मेरी तो एक ही बेटी है। पर हमें तो कहा गया था कि आपकी 2 बेटियां हैं। अरे वो, उसकी तो बहुत पहले ही शादी हो गई थी, और वो सब छोड़िए आप। देखिए मालिनी भी आ गई है। प्रणाम। लड़की तो बहुत सुंदर है। क्या आता है करना? मतलब घर के सारे काम तो कर लेती हो ना? घर के काम? तो क्या आपके घर में नौकर नहीं है? नौकर तो हैं, पर हम सर्वगुण संपन्न बहू खोज रहे हैं, जो घर के सारे काम करना जानती हूँ और हिसाब किताब भी कर लेती हूँ। हाँ, तो इसे हिसाब किताब करना आता है ना। अब बस खाना बनाना नहीं जानती है, पर शादी के बाद ये सब भी सीख जाएगी। पिताजी, आपको तो सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए ना, तो क्यों ना आप मेरी शादी इस नौकरानी से करा दें। मुझे ये बहुत पसंद आई, और इसे घर के सारे काम भी करने आते हैं और हिसाब किताब भी कर ही लेती होगी, क्यों, है ना? हाँ, कर तो लेती हूँ पर। हाँ, तो बस अब तुम शादी के लिए हाँ कर दो, फिर तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? ये एक नौकरानी है, तुम एक नौकरानी से शादी करने की सोच भी कैसे सकते हो? पिताजी, नौकरानी हुई तो क्या हुआ, मुझे कौन सा इसके घर जाना है, इसे मेरे घर आना है, और ऊपर से ये कितनी सुंदर भी है और अपने काम में भी निपुण है,
मुझे नहीं लगता कि आपको इससे अच्छी और संस्कारी बहू मिल सकती है, क्योंकि बड़े घर की लड़कियों को तो ये सब कुछ करना ही नहीं आता है। बात तो तुम्हारी सही है। तो ठीक है, बताओ बेटी, क्या तुम मेरे पुत्र से विवाह करने के लिए तैयार हो? माफ कीजिएगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। ये आपसे विवाह नहीं करेगी। अगर आपको विवाह करना ही है तो मेरी पुत्री से ही करना पड़ेगा। पर ये मेरे साथ विवाह क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि इसकी शादी कहीं और तय हो चुकी है। तय ही तो हुई है ना, शादी तो नहीं हुई। ये उन्हें मना भी कर सकती है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे ज्यादा अमीर होगा। क्यों राधिका, करोगी ना मुझसे शादी? लड़के के ऐसा कहते ही सुमित्रा राधिका को घूर घूर कर देखने लगती है और इशारा करती है। माफ कीजिएगा, पर मैं उनसे ही शादी करूंगी। वो भले ही आपकी तरह अमीर ना हो, पर मुझे वो पसंद है। देखा आपने, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो नहीं कर सकती है। अब आप मेरी पुत्री को देखिए, ये कितनी सुंदर है, ऊपर से हिसाब किताब भी कर लेती है। बस खाना बनाना नहीं आता, और वो भी सीख लेगी। लड़के वाले आपस में बात करने लगते हैं। माफ कीजिएगा, पर मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद नहीं आई। आपकी बेटी से ज्यादा तो आपकी नौकरानी खूबसूरत है और सारे काम में भी निपुण है। पर मेरी बात तो सुनिए। नहीं, अब हम कुछ नहीं सुनने वाले। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। चुप हो जा बेटी, और चुप हो जा। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी। हाँ, तू बस हिम्मत रख। हाँ मालिनी, माँ ठीक कह रही हैं। तू तो चुपी कर मनहूस, तेरी ही वजह से आज लड़के वाले मेरी बेटी को मना करके चले गए। पर माँ भला इसमें मेरी क्या गलती थी? आहा, सारी गलती तो मेरी ही है जो मैं तुझे पाल पोस रही हूँ। तेरी माँ तो तुझे पैदा करके चली गई ताकि तू दूसरों की खुशियों में नजर लगा सके। तू इस घर के लिए अशुभ है। मैं पहले तुझे ही तेरी शादी करके निपटाऊंगी, तभी जान छूटेगी मेरी तेरी जैसी मनहूस से। माँ, आज उस मनहूस की वजह से इतना अच्छा रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। आप उसका कुछ करती क्यों नहीं? तू चिंता मत कर, अब देख मैं उसके साथ क्या करती हूँ। ऐसा क्या करने की सोच रही है माँ? उसने तेरी शादी नहीं होने दी ना, तो मैं भी उसकी शादी किसी अच्छे घर में तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। एक ऐसे लड़की के साथ उसका विवाह करवाऊंगी जो हद से भी ज्यादा गरीब हो। फिर पता चलेगा उस मनहूस को और जान छूटेगी हमारी। पर माँ, पिताजी का क्या? पिताजी तो उससे कितना प्यार करते हैं। अगर उन्हें यह सब पता चल गया तो क्या वो गुस्सा नहीं करेंगे? अरे तू उसकी चिंता मत कर, ऐसा जाल बिछाऊंगी कि चिट भी मेरी होगी और पट भी। वो दोनों योजनाएं बना ही रही थी कि एक आदमी उनके घर आता है। अरे, कोई है क्या घर में? ये आवाज कौन लगा रहा है? चलो चलकर देखते हैं माँ। अरे क्या हो गया? क्यों बुला रहे थे? कुछ बेचने आए हो क्या? अरे नहीं, मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं बल्कि विक्रम सिंह जी का संदेश लेकर आया हूँ। पिताजी का संदेश? हाँ, वो कल एक बहुत ही बड़े व्यापारी का रिश्ता लेकर आने वाले हैं राधिका के लिए। सुना है उस परिवार के साथ महाराज का भी बहुत अच्छा संबंध है, और वो इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हैं। उनसे बड़ा व्यापारी इस राज्य में कोई नहीं है। तो कल राधिका को तैयार करके रखने को कहा है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। माँ, ये क्या? इससे भी बड़ा व्यापारी? सारे अमीर लोग इसके ही नसीब में क्यों लिखे हैं? ऐसे में तो राधिका बहुत ही अच्छे घर में चली जाएगी और हम सब तो उसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। तू चिंता मत कर मालिनी, आने दे लड़के वालों को, लेकिन शादी तो उसकी गरीब से ही होगी। तू सिर्फ देखती जा मैं क्या करती हूँ। अगले ही दिन राधिका के पिता राधिका के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। इनसे मिलिए, ये मेरी धर्मपत्नी सुमित्रा, और बगल में जो हैं वो मेरी छोटी बेटी मालिनी है। और सुमित्रा, इनसे मिलो, ये हैं यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी, जिनका महाराज जी के साथ भी उठना बैठना है। अरे, इनको कौन नहीं जानता? इनके तो चर्चे हैं हर जगह। अरे वो सब तो ठीक है, परिचय तो होते रहेंगे, पर लड़की कहाँ है जिसे देखने हम आए हैं? कहीं दिख नहीं रही है। वो तो तैयार हो रही है, आती ही होगी। ओह, ये देखो,
आ भी गई। आओ राधिका, मेहमानों को चाय दो। वाह, तुमने जैसा कहा था विक्रम सिंह, तुम्हारी पुत्री तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। मुझे तो लड़की देखकर ही पसंद आ गई। अरे इतनी भी क्या जल्दी है भाई साहब, दोनों को आपस में बात करने दीजिए, आपस में एक दूसरे को समझने दीजिए। जब दोनों एक दूसरे को अच्छे से देख लें, बात कर लें, पसंद कर लें, उसके बाद ही तो रिश्ता समझिए कि पक्का है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जाओ बेटा, जाकर मिल लो। मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ, काफी देर हो गई है। तो कैसी लगी आपको हमारी राधिका? हमें तो राधिका बहुत ही पसंद है और संस्कारी लगी। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। पर माफ कीजिएगा, राधिका को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, वो क्या है ना, राधिका आपसे कहने से डर रही थी। असल में बात ऐसी है कि राधिका को कोई और पसंद है, लेकिन वो गरीब है, जिस वजह से राधिका के पिता इस रिश्ते से खुश नहीं है। पर राधिका उससे सच्चे दिल से प्यार करती है, तो अगर आप इस रिश्ते को मना कर दें और कोई बहाना बना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, पर मैं ये बात राधिका के मुंह से सुनना चाहता हूँ। राधिका, अब तुम बताओ कि तुम्हारी माँ जो कह रही हैं क्या वो सच है? तुम किसी और से प्रेम करती हो? जब लड़के ने राधिका से ये सवाल पूछा तो सुमित्रा राधिका को घूर घूर कर देखने लगी और इशारों इशारों में हाँ करने को कहने लगी। बेचारी राधिका भी बिना कुछ सोचे समझे सुमित्रा के कहने पर हाँ कर देती है। जी हाँ, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आप कृपया करके ये बात मेरे पिताजी को मत बताइएगा कि मैंने आपसे ये सब कहा है। अच्छा, ठीक है, नहीं कहूंगा। अगर तुम किसी और से प्रेम करती हो तो मैं तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं अभी जाके ये रिश्ते के लिए मना कर देता हूँ। लड़का जाता है और जाकर इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। पर बेटा, तू मना क्यों कर रहा है? इतनी सुंदर तो है, ऊपर से मेरे घनिष्ठ मित्र की पुत्री भी है। इससे अच्छा रिश्ता तुझे और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, पर ये मुझे पसंद नहीं आई पिताजी। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आपको ये पसंद है तो ये जरूरी तो नहीं कि ये मुझे भी पसंद हो। कोई बात नहीं मित्र, अगर तुम्हारे बेटे को पसंद नहीं है तो जबरदस्ती मत करो। बिना पसंद किए शादी कराने से दोनों में से कोई भी खुश नहीं रहेगा। मुझे माफ कर देना मित्र। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। ठीक है, अच्छे से जाना। तू चिंता मत कर पुत्री, ये रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं तेरे लिए इससे भी अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढ कर लाऊंगा, देख लेना। भला मैं चिंता क्यों करूं पिताजी? इस बहाने मुझे मेरे पिता के साथ कुछ और दिन रहने का अवसर मिल गया। मेरा बस चले तो मैं हमेशा आपके ही पास रहूंगी। मेरी प्यारी बेटी, पर शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। देखना, जिसके साथ भी तेरी शादी होगी उसके साथ तू बहुत खुश रहेगी और ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। अगले ही दिन फिर से राधिका के पिता व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। उनके जाते ही सुमित्रा एक बहुत ही गरीब लड़के को लेकर आती है राधिका के साथ विवाह कराने के लिए। राधिका, देख तो कौन आया है, इससे मिल। ये कौन है माँ? कि ये तेरा होने वाला पति है और आज ही तेरी इसके साथ शादी होगी, समझी? पर माँ, कम से कम पिताजी को तो आने दीजिए। उनकी पुत्री के विवाह में वो ही नहीं आएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तू क्या मुझे बेवकूफ समझती है? हाँ, तुझे क्या लगता है तेरे पिता आएंगे तो तेरी शादी इस गरीब फटीचर से होने देंगे? पर माँ, देख लड़की, तुझे तो इससे शादी करनी ही पड़ेगी। या तो तू इस घर में रहेगी या तो मैं। अब ये तेरा फैसला है, तेरे हाथ में है। अगर तूने इससे शादी के लिए मना कर दिया तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। अगर आप चली जाएंगी तो मेरे पिता का क्या होगा? तो जैसा मैं कह रही हूँ चुपचाप वैसा ही कर। ठीक है माँ, अब जिससे शादी करने के लिए कहेंगी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस आप इस घर को छोड़कर कभी मत जाना माँ। ठीक है। उसके बाद राधिका की शादी उस गरीब लड़के के साथ हो गई और राधिका उस गरीब के साथ उसकी झोंपड़ी में चली गई। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमने उस मनहूस से छुटकारा पा लिया
और उसकी शादी भी किसी गरीब फटीचर से आपने करा दी। पर माँ, आप पिताजी से कहेंगी क्या? और क्या कहूंगी? वही जो उस लड़के से कहा था कि राधिका किसी और से प्यार करती है और वो बहुत ही गरीब है, इसलिए उसने भागकर शादी कर ली। और क्या? वाह माँ, क्या दिमाग लगाया है। इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मतलब चिट भी आपकी और पट भी। मान गए आपको तो माँ। और क्या, तुझे क्या लगता है कि मेरी बेटी को रुलाने वाली को ऐसे ही छोड़ दूंगी मैं? अब रहेगी उस गरीब के साथ जिंदगी भर। मुझे माफ कर देना, मेरे गरीब होने की वजह से तुम्हें इस झोपड़ी में रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पति जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। तो क्या तुम्हें सच में इसमें कोई दिक्कत नहीं है? पर तुम्हारा घर तो देख के लग रहा था कि तुम अच्छे घर से हो, फिर मुझ जैसे गरीब से तुम्हारी शादी कैसे हो गई? मुझे समझ नहीं आ रहा है। असल में बात ऐसी है कि मेरी माँ को लगता है कि मैं मनहूस हूँ। मेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट गया और इसीलिए उन्होंने मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपसे शादी करवा दी। क्या कहा? भला कोई माँ ऐसा कर सकती है? अपनी ही बेटी को मनहूस बताकर किसी गरीब के साथ शादी करा सकती है? पक्का वो आपकी अपनी ही माँ है ना? नहीं, वो मेरी सौतेली माँ है, पर मैं उन्हें अपनी माँ ही मानती हूँ। मैंने उन्हें कभी भी पराया नहीं समझा। पर शायद वो आपको अपना नहीं समझती थी। खैर, ये सब छोड़िए। मेरा नाम मोहन है और आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधिका है। वैसे आप क्या काम करते हैं? फिलहाल तो मैं अभी कुछ नहीं करता हूं, पर आज मैं पूरी कोशिश करूंगा काम ढूंढने की। और हाँ, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि शाम तक कुछ ना कुछ ले आ जाऊं, ताकि आज हमें भूखे ना सोना पड़े। ऐसा कहते ही मोहन काम ढूंढने निकल पड़ता है और राधिका घर के सारे काम करने लगती है और सारे काम करके मोहन का इंतजार करने लगती है। शाम होते ही मोहन कुछ सब्जियां लेकर आता है। आज कुछ खास तो नहीं ला पाया। ये कुछ सब्जियां हैं, थोड़ी बासी हैं, सस्ते में मिल रही थी तो ले लिया। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे आपको काम मिला क्या? माफ करना, काम तो नहीं मिला, पर मैं कल पक्का कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। अगर आप बुरा न माने तो मुझे घर के सारे काम करने आते हैं, तो क्या मैं दूसरों के घर काम करने जा सकती हूँ? ये तुम कैसी बात कर रही हो राधिका? मेरे होते हुए तुम काम करोगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कुछ दिन इंतजार करो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। अगले दिन फिर से मोहन काम ढूंढने निकल जाता है और इस बार मोहन को मजदूर का काम मिल जाता है और ये बात मोहन घर आकर राधिका को बताता है। अगर आप बुरा न माने तो मैं एक सुझाव दूं, जिससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आज नदी से पानी लेने गई थी, तो मैंने वहाँ पेड़ पर बहुत सारे फल देखे, अलग अलग किस्म के। अगर आप उन फलों को बेचें तो कैसा रहेगा? बिना कोई खर्चा किए ही घर में पैसे आ जाएंगे और आपको बस एक ठेला खरीदना पड़ेगा। वाह राधिका, क्या सुझाव दिया है। आखिर हो तो तुम एक व्यापारी की पुत्री ही। मैं इतने दिनों से इस जंगल में हूं, पर आज तक मुझे ये सुझाव कभी नहीं आया। तो ठीक है, मैं कल से ही ऐसा करूंगा। अगले दिन मोहन राधिका के कहने पर पेड़ों से फल तोड़कर बेचने निकल पड़ता है और उसके ताजा ताजा फलों को देखकर उसकी बिक्री भी बहुत ही बढ़ जाती है। कुछ दिनों के बाद तक उसने बहुत ही अच्छे पैसे कमा लिए थे और फिर वो राधिका के पास जाता है। देखो राधिका, तुम्हारे कहने पर मैंने इतने दिनों में इतने सारे पैसे कमा लिए कि अब हम इससे एक अच्छा सा घर खरीद सकते हैं। तो क्या कहती हो? घर तो हम बाद में भी खरीद सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप बाजार में एक दुकान खरीद लें। उसके बाद आप अभी जितना कमा रहे हैं उससे भी कई गुना ज्यादा कमा पाएंगे और हम रतनगढ़ में बहुत बड़ा घर खरीद सकते हैं। वाह राधिका, तुम्हारा दिमाग तो सच में तेज है। मैं सोच रहा हूं कि दुकान की हिसाब किताब की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद राधिका और मोहन ने एक दुकान खरीद ली और 1 महीने में ही इतना कमा लिया कि एक अच्छा सा घर भी खरीद लिया और अब वो दोनों ही आराम से रहने लगे।
पर 1 महीना बीत जाने के बाद राधिका के पिता घर वापस आते हैं। अरे सुमित्रा, आज राधिका नहीं दिख रही है, कहीं गई है क्या? कहीं गई है? अरे भाग गई है तुम्हारी बेटी किसी और के साथ। अरे मैंने उससे कितना कहा कि गरीब है तो क्या हुआ, एक बार अपने पिता से बात तो कर, वो उस रिश्ते को जरूर मानेंगे। पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और उस लड़के के साथ भाग गई। क्या कहा? भाग गई? वो भी किसी लड़के के साथ? तुम मुझे मूर्ख समझती हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? पर पिताजी, माँ सही कह रही है, वो झूठ नहीं बोल रही है। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। मुझे पहले से ही शक हो रहा था कि तुम दोनों मिलकर मेरी बेटी को परेशान करती हो, पर राधिका ने मुझे ये कभी नहीं कहा, इसीलिए मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है कि राधिका मेरी बेटी बिना बताए ही चली जाएगी? वो मेरी बेटी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब सच सच बताओ कि कहाँ है वो, वरना समझ लेना कि आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। अरे नहीं नहीं, आप कृपया करके ऐसा मत बोलिए, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, ये सच है कि वो भागी नहीं है। मैंने ही उसकी शादी एक गरीब और फर्टीचर के साथ जबरदस्ती करा दी। क्या कहा? जबरदस्ती शादी कर दी? अरे कैसी औरत हो तुम, माँ के नाम पर कलंक हो। मैं ही बेवकूफ था कि मैंने सोचा कि उसे माँ का प्यार मिल सकता है। काश मैंने तुम जैसी औरत के साथ कभी शादी ही न की होती, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए जी, अब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्रोध में आकर मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया जिसकी अब मुझे माफी भी नहीं मिल सकती है। अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला। जल्दी बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे उसके पास अभी के अभी ले चलो। जी, मैं लेकर चलती हूँ। उसके बाद सुमित्रा विक्रम सिंह को लेकर उस झोपड़ी में जाती है, परंतु वो झोपड़ी बिल्कुल खाली थी, वहां कोई नहीं था। तुमने तो कहा था कि वो उस झोपड़ी में मिलेगी, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। देखो, मेरे शांत होने का फायदा मत उठाओ, सच बताओ कि कहाँ है मेरी बेटी। मैं कसम खाकर कहती हूँ जी, वो लड़का जिससे मैंने शादी करवाई थी वो यहीं रहता था, पर पता नहीं कैसे अब वो यहाँ नहीं है। मेरा विश्वास करे, मैं सच बोल रही हूँ। तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा आती है। अरे क्या हो गया? आप मोहन को ढूंढ रहे हो क्या, जो यहाँ पर रहता था? जी, क्या आपको पता है कि वो हमें कहाँ मिलेगा? हाँ, असल में अब वो गरीब नहीं रहा। उसकी शादी होने के बाद अब मानो उसकी किस्मत ही बदल गई हो और उसने अब खुद का एक घर खरीद लिया है। अब वो आपको रतनगढ़ शहर में मिलेगा। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो उसका ठिकाना आपको बता देगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद अम्मा। फिर वो दोनों शहर चले जाते हैं और कुछ लोगों से पूछने के बाद उन्हें वो घर मिल जाता है। अरे पिताजी, आप यहाँ? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसके बाद विक्रम सिंह ने उसको सारी बातें विस्तार से बताईं। मुझे माफ कर देना बेटी, अब मुझसे क्रोध में बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैंने बिना सोचे समझे तुझे एक गरीब से जबरदस्ती शादी करवा दी। कोई बात नहीं माँ, मैं आपसे बिल्कुल भी रुष्ट नहीं हूँ। और वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने भले ही एक गरीब से मेरी शादी करवाई थी, पर अब देखिए, अब ये गरीब नहीं रहे। अब मैं इनके साथ बहुत ही खुश हूँ। उसके बाद सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो गया और राधिका का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। जाने अनजाने में सुमित्रा ने बहुत अच्छा काम किया, जिस वजह से उसे माफ भी कर दिया गया और सब कुछ ठीक हो गया।